हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ बताना ज़रूरी है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डेली अपडेट करते हैं। डेली 40 क्वेश्चन उसमें अपलोड करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो वो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी 2000 के आसपास क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, और उस टेलीग्राम लिंक का जो है वो लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है, जैसे कि एग्ज़ाम आपका अभी जून में प्रपोज्ड है, तो यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप जो है गीकी बैंकर्स ऐप, ठीक है, ये रहा गीकी बैंकर्स ऐप। तो आप यहाँ पे जा कर के कोर्स को ले सकते हैं। तो हम लोग जो है वो टू टाइप का कोर्स जो है वो हम लोग ऑफर करते हैं। पहला जो है जिसमें हम लोग जो है वो सब्जेक्ट वाइज लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है, और दूसरा जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज। यहाँ पे आपको 5000 एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ये सब्जेक्ट वाइज भी है और मिक्स्ड भी है, दोनों है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर जो है वो मिल जाएगा और साथ में ये एमसीक्यू इसके साथ मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। और इससे रिलेटेड हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे यहाँ पे जो है वो एक बार मैसेज करिए। व्हाट्सअप नंबर हमारा या कॉलिंग नंबर है, तो यहाँ पर हम आपको जो है वो शेयर कर देंगे हमारा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप क्या है, या जो भी क्वेरी होगा तो उसका आंसर हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच टेक्निक डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मिनिमाइज स्वैप टाइम फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। अच्छा, एक बात बताइए कि स्वैप टाइम क्या होता है? स्वैप टाइम क्या है? स्वैप टाइम क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूट जब हो रहा है तो उसको स्टॉप करके बाहर कर देना, दूसरे प्रोसेस को फिर लाना। ठीक है, तो दिस इज स्वैपिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वैप टाइम को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, कौन सा शेड्यूलिंग लगाता है? तो शेड्यूलिंग कहना तो ठीक नहीं रहेगा, तो ये कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट मतलब होता है स्टेट। मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, कोई थ्रेड है, तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो इसके प्रेजेंट स्टेट को, ठीक है ना, इसके प्रेजेंट स्टेट को सेव करके रख लेना। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रीस्टोरिंग द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस और thread so the execution can be resumed from the same point at a later time। ठीक है, कि कोई प्रोसेस मान लीजिए पूरा नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, 1/4 हुआ है, तो अब अगले बार ना फिर वो स्टार्टिंग से नहीं एग्जीक्यूट होगा, 1/4 टाइम के बाद से, जहाँ से एग्जीक्यूट हो गया था जहाँ तक उसके बाद होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा तो प्रिसाइजली कोई प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे आधा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है, पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है। बस हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ से उसको रिज्यूम करना है तो फिर रिज्यूम होगा। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वैप टाइम को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रैनुलरिटी। ग्रैनुलरिटी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉकिंग मैकेनिज्म को यदि हम ध्यान में रखें तो ग्रैनुलरिटी क्या होता है? देखिए, ग्रैनुलरिटी क्या होता है ना कि जो सिस्टम, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम के रिसोर्सेस को, जब मान लीजिए कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो आप सर्टेन रिसोर्सेस को लॉक करते हो ना उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने देने के लिए। तो इसी तरह के ग्रैनुलरिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के किस टाइप के रिसोर्सेज को आप लॉक करते हो। जैसे मैं बात करूं कि फाइन ग्रैनुलरिटी मतलब स्मॉल साइज रिसोर्सेज, मैं बोलूं
कोर्स, COARS, कोर्स ग्रैनुलरिटी, तो लार्ज साइज रिसोर्सेस। तो ग्रैनुलरिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि द साइज ऑफ रिसोर्सेज दैट आर लॉक्ड एट वन टाइम, दिस इज ग्रैनुलरिटी लॉकिंग के कंटेक्स्ट में। The process of accessing data stored in a serial access memory is similar manipulating data on, तो ये तो कोई भी बता देगा क्यू में क्या होता है। मान लीजिए ऐसा ही ना होगा कि पहले कोई आया 2 3 4, तो अब मान लीजिए पहले या 5, तो क्या होगा, पहले ये जाएगा फिर ये सीरियल ही हो रहा ना 1 by 1, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। Which of the following sorting algorithm can be used to sort a random linked list with minimum time complexity? यदि हम random linked list की बात करें और minimum time complexity के साथ यदि उसको sort करना है, तो फिर एक ही sort है, वो है merge sort। जो प्रोसेस करता है ये करता है ऑर्डर ऑफ n log n में। ठीक है, आइए नेक्स्ट। In a binary max heap containing n numbers, the smallest element can be found in। देखिए, जब भी हम मैक्स हीप की बात करते हैं, ठीक है, मैक्स हीप की बात करते हैं, तो आपको तो पता है कि रूट में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और सबसे छोटा एलिमेंट लीफ में होगा। तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम में आप इसे फाइंड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि द लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट द रूट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुड बी एनी ऑफ द लीफ नोड। ठीक है, तो होगा क्या कि टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट वन माइट हैव टू चेक ऑल द लीफ नोड, विच इज द वर्स्ट केस रिक्वायर्ड चेकिंग रफली हाफ ऑफ द नोड इन द हीप लीड टू ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हो सकता है मान लीजिए कोई हीप है, मान लीजिए एक हीप बनाया मैंने, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब मान लीजिए आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो आपको तो पता है यहाँ ढूंढना है, तो जितना लीफ है वहां पे सबको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए बढ़िया से। हमें दिमाग कहाँ लगाना है, यहां लगाना है, यहां इस कोड को देखिए आप। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है जहां पे एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का जो है वो पास किया गया एक पॉइंटर को। अब क्या कि हेड इक्वल टू नल तो रिटर्न हो जाओ, नहीं तो उसी मेथड को कॉल कर दो, रिकर्शन हो रहा है। तो होगा क्या ना कि मान लीजिए कुछ आप ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए लिंक लिस्ट है। ठीक है, एक और ले लेता हूं, 3 5 8 कर देते हैं इसको। तो ये नहीं कुछ होता होगा ऐसे। तो है क्या कि हेड इक्वल टू नल हो तो भाई रिटर्न हो जाओ, यदि नहीं है तो आपको क्या करना है कि जाते जाना है, हेड का नेक्स्ट में जाते जाना है। तो पहले मान लीजिए यहाँ आया, नल नहीं है तो भाई यहाँ आ गया, नल नहीं है यहाँ आ गया। अब जैसे ये हो गया पूरा, तो अब यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा 3 को, फिर 5 को, फिर 8 को। तो ये क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट ऑल द नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n लीव्स कंटेन हाउ मेनी नोड। तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना के देखें, चलिए बना के देखते हैं। बनाते हैं, एकदम छोटा सा बनाएंगे। आइए, अब नंबर ऑफ लीव कितना है, 1 2 3 4 है मान लीजिए। ठीक है ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को लीव था ना यहाँ पे। अब बता रहा है कि यदि n लीव्स हो तो टोटल नोड्स कितने होंगे, तो टोटल नोड कितने हो जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल नोड ना हो जाएगा 2n-1। तो एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो n तो यहाँ पे 4 है, तो 2n-1 क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 1 यानी 7। अब देख लेते हैं 7 है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल क्या हो गया, 7 हो गया ना, यानी ये सही है, यानी 2n-1 जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, यदि लीव्स बता रहे कितना है तो टोटल नोड आप जो है वो निकाल पाओगे। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्या कि IPv4 एड्रेस यूजेज हाउ मेनी बिट। तो IPv4 जो था ना वो तो 32 बिट होता था ना, आपका IP कुछ ऐसा होता है ना 43.2.7 मान लीजिए कुछ ऐसा। तो ये 4 को ही ना ऑक्टेट है, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट मतलब 32। लेकिन IPv6 जो है वो होता है कितना, 128 बिट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 128 बिट का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। तो चलिए ना इसको भी देख लेते हैं, एक बार बना के ही देख लेते हैं कि कितना होता है नहीं होता है। आइए एक ट्री बनाते हैं, एक छोटा सा, एक वही वैसा ही बना लेते हैं, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। अब आप बताओ कि हाइट क्या है। ये तो हाइट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हाइट क्या हो गया, हाइट जो है यहाँ पे h बराबर 3 लिख देते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो हम लोग फाइंड करते हैं तो ये होता है 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। ये इसको ऐसे होगा 2 टू द पावर h प्लस 1 और नीचे में माइनस 1। चलिए अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हाइट कितना है, हाइट तो 2 है ना, मैं 3 लिख रहा था, 2 ही ना है, टोटल 2 है, ठीक है। वैसे मैं ये गलत लिखा हूँ, ये ना ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, 0 1 2, ठीक है। मतलब 3 लेयर है तो एक कम 2 हाइट हो गया, 4 लेयर रहता तो 3 हाइट हो जाता, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो हाइट तो 2 है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी 7। तो नंबर ऑफ नोड देख लीजिए कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या है इस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7। तो ये आंसर हमारा सही है। आ गया समझ में। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IP एड्रेस इज करेक्ट। IP एड्रेस तो क्या अलाउज हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, तो हाँ सबनेटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। यूजेज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है कि जैसे हम बोले तो ऐसा एड्रेस, ठीक है, ऐसा एड्रेस कि जैसे मैं बोलूँ कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन IP नेटवर्किंग इज ए स्पेशल एड्रेस दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू ऑल होस्ट ऑन द लोकल नेटवर्क सेगमेंट। और जो लास्ट बिट होता है ना उसका सारा 1 कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा कुछ डेटा लिखूं 192.168.1.024, तो इसका जो ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, लास्ट बिट ये वाला जो है ना, चलिए कलर चेंज कर, ये इसको हम सारा 1 कर देते, ये हो जाएगा 168.1.255, ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। अच्छा प्रोसेस का, पहले प्रोसेस में स्टेट क्या क्या होता है एक बार देख लें। एक होता है न्यू, एक होता है रेडी, एक होता है रनिंग, एक होता है वेटिंग, शायद एक होता है टर्मिनेट, यदि मैं सही से लिख रहा हूं तो यही ना होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो भाई रेडी तो है, रनिंग भी है, एक ब्लॉक भी होता है, ब्लॉक भी होता है, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं होता है। आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड इंटरप्रेटर का क्या काम है, देखिए कमांड इंटरप्रेटर का काम होता है कि ये यूजर और कर्नल के बीच में जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल, तो दोनों के बीच में क्या करता है, ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बिल-एडी एनोमली। तो बिल-एडी एनोमली हमेशा फीफो में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा MCA में। अब बिल-एडी एनोमली क्या होता है, याद करिए तो क्या होता है, यही ना था कि जब हम फ्रेम साइज को बढ़ाते जाते हैं तो इसमें कि पेज फॉल्ट कम होगा, लेकिन बिल-एडी एनोमली में बढ़ जाता है, इसलिए एनोमली है, ये मैं एनोमली बोलता हूँ, एनोमली हम लोग बोलते हैं। तो एनोमली क्या है, बिल-एडी एनोमली कि उसमें कि जैसे आप फ्रेम साइज बढ़ाओगे ना तो पेज फॉल्ट तभी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फीफो में। नेक्स्ट, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। एक बात बताइए बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है,
तो सिंपल सी बात है कि कोई भी बैंक जो है, बैंक मतलब एक ब्रांच का एग्जांपल ले लेता हूँ, इतना कैश तो हमेशा रखेगा ना कि डे टू डे नीड जो उसका है वो हो जाए। उसको पता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ ना डेली कैश ट्रांजेक्शन 1 करोड़ का होता है, तो 1 करोड़ तो रखेगा। ऐसा तो नहीं कि एक रुपया 1 लाख रुपया लेके वो बैठे, ऐसा तो नहीं करेगा। तो इसी तरह क्या है कि ये जो हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम कहाँ काम आता है? तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस में काम आता है। जैसे कि बैंक जो है वो अपना कभी भी, बैंक जो है वो कभी भी क्या करेगा कि इतना पैसा तो रख के चलेगा ना कि उसका काम नहीं रुके। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्सेज जो है वो इतना जरूर रहना चाहिए कि कहीं किसी प्रोसेस डेडलॉक में ना पहुंचे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। बैंकर्स एल्गोरिथम, तो आप इसको हमेशा रिलेट करना मनी मन की बैंकर्स एल्गोरिथम मतलब कि बैंकर्स हमेशा ऐसा इतना पैसा रखेगा ना कि डेडलॉक की स्थिति में ना पहुंचे, इतना पैसा रहे कि वो आदमी का जरूरत पूरा कर पाए जो उसका डे टू डे नीड्स है। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ भी यही चीज़ होता है। मतलब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे डेडलॉक मतलब बैंकर्स एल्गोरिथम में बैंकर्स इतना पैसा रखता है कि डे टू डे काम चले, तो बैंकर्स एल्गोरिथम भी ये इंश्योर करता है कि इतना रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हो कि उसका काम चलता रहे, यानी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहे। तो दिस इज डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट मस्ट बी एलोकेटेड टू अ रनिंग प्रोसेस इन अ वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट। तो मिनिमम क्या होना चाहिए? तो मिनिमम 1 तो होगा ही होगा ना, 1 तो मिनिमम होगा ही होगा। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। देखिए मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 फ्रेम मस्ट बी एलोकेटेड टू अ रनिंग प्रोसेस इन अ वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट टू होल्ड पार्ट ऑफ द प्रोसेस डेटा और कोड सो इट कैन एग्जीक्यूट। कि भाई कम से कम 1 फ्रेम तो उसको दोगे वर्चुअल मेमोरी एनवायरनमेंट में कि जहां पर वो जो है वो प्रोसेस के डेटा और कोड को एग्जीक्यूट कर सके, वहां पे वो होल्ड करे उसको और फिर एग्जीक्यूट करे। इफ नो फ्रेम्स वर अलोकेटेड द प्रोसेस वुड बी अनेबल टू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन। यदि आप कोई नहीं देंगे फ्रेम तो कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, तो मिनिमम आपको 1 देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज डर्टी बिट इन फॉर अ पेज इन अ पेज टेबल। डर्टी बिट का क्या मतलब होता है? डर्टी बिट का मतलब एक ही चीज होता है कि कैसे मेमोरी में एक बार जब पेज लोड हो गया तो क्या उस पेज को मॉडिफाई किया गया है कि नहीं। यदि किया गया है तो डर्टी बिट का यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो डर्टी बिट इन अ पेज टेबल एंट्री इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द पेज हैज बीन मॉडिफाइड सिंस इट वाज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। What does DMA stand for in the context of IO data transfer? तो DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का है, कहीं पे है क्या, ये रहना ऊपर। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब होता है कि जब फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज सर्टेन हार्डवेयर सब सिस्टम टू एक्सेस मेन सिस्टम मेमोरी रैम इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU। ठीक है, कि डायरेक्ट जो है वो रैम को एक्सेस कर पाए। विच CPU एल्गोरिथम इज लीड्स टू स्टारवेशन। आप सोच के बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ? SJF। अब SJF क्यों होगा, इसको सोचिए समझिए। देखिए SJF में क्या होता है कि ये क्या करता है कि हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो हमेशा शॉर्ट को चूज करता रहेगा। तो मान लीजिए जो लंबा है, जो लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, तो वो क्या चलेगा, वो तो स्टारवेशन में चला जाएगा ना, वो तो बेचारा बैठा रहेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। जो लॉन्गर जॉब्स है वो तो इंडेफिनेट टाइम के लिए बेचारा वेट करता रहेगा। अब बेचारा कल कोई ये कमेंट में नहीं लिख दीजिएगा कि जैसे मेरा एक कमेंट था कि सेमाफोर टूल नहीं है, तो ये मत लिखिए कि प्रोसेस बेचारा नहीं होता है ठीक है, ये कहने के लिए बस है, समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ सेइंग। ठीक है, तो क्या है ना कि जो जॉब्स है तो शॉर्टर टाइम मान लीजिए फटाफट एग्जीक्यूट होता रहेगा। जो लॉन्गर टाइम है वो इनडेफिनेटली वेट करता रहेगा, इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली, मतलब मिलेगा ही नहीं उसको प्रोसेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसर का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए SJF होगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक? डेडलॉक का नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड और वेट है, नॉन प्रीम्पशन है, मेमोरी एलोकेशन नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस बहुत बार डिस्कस किए हैं इसको आगे नहीं करेंगे अभी। आगे आइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैप स्पेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? स्वैप स्पेस क्या होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में? स्वैप स्पेस का एक ही काम होता है, टू एक्सटेंड द रैम वर्चुअली, टू एक्सटेंड द मेन मेमोरी वर्चुअली। ठीक है, तो स्वैप स्पेस देखिए, तो स्वैप स्पेस के बारे में यदि हम बोले ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्वैप स्पेस in an operating system is used as a virtual extension of the computer's physical memory। ठीक है, तो मतलब वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज होता है, तो एक तरीके से लगेगा वर्चुअली कि रैम का कैपेसिटी बढ़ गया है स्वैप स्पेस से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट इज जर्नलिंग? जर्नलिंग क्या होता है? देखिए, जर्नलिंग क्या होता है कि पहले जर्नलिंग समझिए, फिर आंसर हम लोग करेंगे। देखिए इसको, देखिए जर्नलिंग मतलब क्या हुआ ना, लॉगिंग। लॉगिंग मतलब कि जो जो काम हो रहा है, जो भी डेटा आपको जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो उसका एक लॉग मेंटेन करना। तो क्या होता क्या है ना कि मान लीजिए यदि सिस्टम क्रैश हो जाए, सिस्टम यदि क्रैश हो गया, तो उस केस में जो लॉग फाइल है, उस लॉग फाइल से सिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली हम क्या अचीव किए? तो डेटा इंटीग्रिटी को अचीव किए, तो इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। विच टेक्निक इज यूज्ड बाय डेटाबेस बट ऑल्सो यूटिलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम टू इनहेंस परफॉर्मेंस? तो एक ही चीज है, इंडेक्सिंग है, ये है ना। कभी डेटाबेस में इंडेक्सिंग लगाए हैं? देखिएगा क्वेरी, अब थोड़ा बहुत डेटा में नहीं होगा, 50 लाख या उससे ऊपर यदि डेटा है तो आप उसमें देखना, इंडेक्सिंग करके देखना कि उसका रेस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द नाइस कमांड डू इन यूनिक्स? तो नाइस कमांड क्या होता है ना, ये प्रोसेस के प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन? थोड़ा सा इसको देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए इसको ना थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन है ना, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं पेजिंग, यहाँ लिख देते हैं सेगमेंटेशन, 2-3 अंतर ही देखेंगे। पेजिंग क्या करता है कि ये ना फिक्स साइज ब्लॉक में मेमोरी को डिवाइड करता है, फिक्स्ड साइज्ड ब्लॉक में, ये वेरिएबल साइज ब्लॉक में करता है। सेगमेंटेशन वेरिएबल साइज्ड ब्लॉक में करता है। ठीक है, ये जो होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस है, ये कॉन्टिग्यूअस है। ठीक है, बस यही दो आप याद रखो। ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आप बताओ मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग से यही ना होता है कि एक साथ कई प्रोसेस को आप प्रोसेस कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो जब आप ये रन करोगे तो क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होगा। ठीक है, तो रिड्यूस्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड, खत्म, बस इतना ही। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल अ डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन? तो डिवीजन बाय जीरो जब भी होता है ना, तो टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को, बाय टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम, खत्म। नेक्स्ट, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ वन यूजर फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय अनदर? तो यहाँ पर ये जो है वो इंटरनली यूजर आईडीज यूज करता है, यानी जो रोल बेस होता है ना, एडमिन है, सिंपल यूजर है, कौन सा यूजर है, तो ये यूज होता है यूजर आईडीज। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर? कमांड इंटरप्रेटर का जो है वो क्या काम है?
तो कमांड इंटरप्रेटर का काम है वही कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है ये आपको एक तरीके का इंटरफेस देता है, ठीक है। तो टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, which algorithm does an operating system use to decide which application receive processing time? तो ये कौन करता है? तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ही ना करता है, वही ना बताता है कि कौन सा प्रोसेस अब शेड्यूल होगा। जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन हो, एसजेएफ हो, फीफो हो, जो भी आप यूज करते हो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बूट लोडर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट लोडर का क्या काम होता है? तो बूट लोडर का नाम होता है बूटिंग करना। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना, उसी में बूट लोडर काम होता है। आप कभी कभी ग्रब के बारे में पढ़ना कभी, ठीक है। क्यों लिखा? तो ग्रब इज ऑल्सो अ बूट लोडर, ये भी होता है। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर बोलते हैं, जो यूनिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ना, ये वाला हो जाएगा कि टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री? ठीक है, कि वर्स्ट केस टाइम जो है वो क्या होता है, ठीक है, यदि आप बाइनरी सर्च ट्री में जो है वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है। क्या होता है? तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ये होता है ऑर्डर ऑफ एन। देखिए ये ऐसा क्यों होता है आप सोच सकते हो। देखिए होता क्या है कि जब आप न्यू नोड को आप इंसर्ट करते हैं ना, तो होता क्या कि वो रूट से ट्रैवर्स होकर लीफ तक आता है, डीपेस्ट लीफ तक, बिल्कुल नीचे तक। तो इसीलिए वहां पे ऑर्डर ऑफ एन हो जाता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो ये तो बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, आप लोग सब पढ़ते हो। सिंगल इनहेरिटेंस यस, मल्टीपल यस, मल्टी लेवल यस, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ टू होल्ड नोड्स? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप जब करते हो तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्यू को। लेकिन आप याद रखो, कल हम लोग पढ़ रहे थे जब फर्स्ट वाला, तो डीएफएस के केस में क्यों लगता है? तो डीएफएस के केस में लगता है स्टैक। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक ट्रैकिंग होता है ना, रिकर्सन, और यहां पर तो नहीं होता। तो यहां पे बीएफएस में क्यू को रखते हैं और डीएफएस में स्टैक को रखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम सॉल्व बाय द बैंकर्स एल्गोरिथम? तो वही डेडलॉक अवॉइडेंस होगा। प्रिवेंशन है तो चलो प्रिवेंशन हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट, अच्छा खत्म, कंप्लीट। चलिए कंप्लीट हो गया आज का क्लास। तो ये जो अभी मैंने क्लास लिया है यूट्यूब पे, तो ये आपको ऐप में भी मिलेगा, वीडियो और पीडीएफ दोनों वहाँ मिलेगा। एक और बात कि पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप पीडीएफ देख पाएंगे। कम टाइम में रिवाइज करना है तो आप वहाँ पे स्क्रॉल करके एक बार ऐसे ही रिकॉल कर सकते हो, तो वहाँ पे आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ भी। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो थैंक यू। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो कोर्स है एमसीक्यू का एक कोर्स है, और एक हमारा जो है वो लेक्चर प्लस एमसीक्यू का कोर्स है। इट्स अप टू यू, देख लीजिए क्या मटेरियल है, नहीं है पसंद आए तो जाइए खरीदिए उसे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। कोई भी इशू हो, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। ऐप जो है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे चलेगा। नंबर बता ही दिया है, कोई इशू नहीं है। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।